गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स का है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है। और यू नो वेरी वेल कि इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोसेस करते हैं, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। जब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स अच्छे हैं या फिर क्या क्या टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं 10+2 स्टैंडर्ड से, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का। इट मीन्स अगर हम बात करें फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट में, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में वैद्युत आवेश कहते हैं कि वैद्युत आवेश क्या होता है। तो हम सबसे पहले अगर वैद्युत आवेश के बारे में बताना चाहते हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी लाइटली सब्सटेंस को, किसी हल्के सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं या अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम चार्जेबल सब्सटेंस कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम आवेशित पदार्थ कहते हैं। और उस पदार्थ के इस गुण को, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है या अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है या प्रॉपर्टी रखता है या गुण रखता है, तो उसे हम चार्ज कहते हैं। अगर बात आती है चार्ज की, तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है इसको खोजा कैसे गया था, इसको बताया कैसे गया, चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, चार्ज की यूनिट क्या होती है, एवरीथिंग। अगर हम बात करें चार्ज को लेकर के, तो सबसे पहले चार्ज को लेकर के जो ऑब्नूस की रॉड होती है, ये एक मेटल होता है, उसको बिल्ली के फर से यानी कैट के फर से हम रब कर करके जब आपस में देखते हैं दो रॉड्स को, तो वो अगर आपस में रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं, पहले हम ये एनालाइज करते हैं। फिर अगेन उसी तरह से रेशम के धागे को ग्लास से रब कर करके उसकी दो रॉड को आपस में एक साथ रखते हैं, तो उनमें भी रिपेल होता है या फिर अट्रैक्शन होता है, इसको भी हम एनालाइज करते हैं। तो हम देखते हैं कि इन्हीं दो ऑब्नूस की रॉड को जब हम बिल्ली के फर से रब करते हैं और दोनों को पास पास रखते हैं, तो दोनों में ऑलवेज रिपल्सन होता है। उसी तरह जो ग्लास की रॉड होती है, यानी कांच की जो ग्लास होती है, रॉड होती है, उसको जब हम रेशम से रगड़ कर करके उन दोनों को पास पास करते हैं, तो उनमें भी ऑलवेज रिपल्सन होता है। बट एक ग्लास की रॉड को रेशम से रगड़ करके और एक ऑब्नूस की रॉड को जब बिल्ली के फर से रगड़ करके उन दोनों को पास पास रखते हैं, तो उनमें परस्पर अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण होता है। तो फर्स्ट रॉड को हम पॉजिटिव कहते हैं और सेकंड रॉड को हम नेगेटिव साइन से सिंबॉलिक करते हैं। अब जब बात आती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल क्यू की जो वैल्यू होती है वो IT के जस्ट इक्वल होती है। यानी अगर हम बात करें तो कैपिटल क्यू को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू यानी चार्ज से डिनोशन होता है। और I और T क्या है, I इट मीन्स हम अगर बात करें I यहाँ पर क्या है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम हिंदी में वैद्युत धारा कहते हैं। T जो है वो टाइम से है, यानी T इक्वल टू टाइम यहाँ पर है, जिसको हम हिंदी में हम समय कहते हैं। इस तरह से एक और डेफिनेशन इसको हम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो इक्वल होती है द इलेक्ट्रिक चार्ज के। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश की वो वैल्यू इक्वल होती है। अब जब बात करें Q इक्वल टू IT, तो इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि I की जो यूनिट होती है, साई सिस्टम में हम 11th में पढ़े हैं कि I की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है और टाइम की जो होती है वो सेकंड होती है। इस तरह से हम Q की जो यूनिट होगी वो हम लिख सकते हैं कि एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम कूलम भी लिखते हैं। एक एक्यूरेट अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, तो उसे हम कूलम कहते हैं। कूलम्स में मेजर किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। अब जब बात आती है इसी इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइजेशंस के रूप में अगर हम आंकिक मान में हम निकालते हैं, तो यही Q की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल के जस्ट इक्वल होती है। हम बात करें Q इक्वल टू NE, यानी N क्या है, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वेरी वेल की चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। इस तरह से हम Q की वैल्यू क्वांटाइजेशंस में Q इक्वल टू एन ई कैलकुलेट करते हैं, एन ई फार्मूला से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। और जब बात आती है Q इक्वल टू होता क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो Q इक्वल टू हम IT से इसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन की बात करेंगे या एक एग्जाम्पल्स की बात करें कि हम चार्ज की वैल्यू 7 और 14 में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी 7 और 14 ये एलिमेंट है, जो 7 है इसको हम एटॉमिक नंबर Z कहते हैं, जो 14 है इसको हम एटॉमिक मास कैपिटल A से नोट करते हैं। अब 7 और 14 में जो Q की वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करनी है, यानी वैद्युत आवेश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है या इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं Q इक्वल टू एन होता है जब क्वांटाइजेशंस के रूप में आता है, जो 7 है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और हम जानते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो इस प्रोटॉन की संख्या के जस्ट इक्वल होगी, यानी 7 की इक्वल होगी, यानी n इक्वल टू जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। फिर जब हम बात करें Q इक्वल टू एन के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू एन तो हो जाएगा 7 इंटू ई की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी चार्ज की या इलेक्ट्रिक चार्ज की। इसको अगेन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कि 1.12 इंटू 10⁻⁻18 कूलम ये वैल्यू हो जाएगी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में लिखते हैं। इस तरह से ये क्वांटिटेशंस की वैल्यू हो जाती है। अब इसी में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में। जब टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो जो चार्ज होता है वो ऑलवेज 2 टाइप का होता है। फर्स्ट जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और सेकंड जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी इसे किसे कहते हैं, तो इसको हम धन आवेश कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज को हम ऋण आवेश कहते हैं। जब बात करें कि इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, तो हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जब सेम चार्जेस एक दूसरे के पास में रखते हैं तो ऑलवेज एक दूसरे में वो रिपल्सन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है। जब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं या रखते हैं या एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो ऑलवेज अट्रैक्शन या आकर्षण होता है। ये एक नोट पॉइंट था जिसको नोट करना है कि सेम चार्जेस ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट चार्जेस ऑलवेज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या फिर अट्रैक्ट करते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब जान गए तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद आता है पॉइंट्स इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या हेडिंग्स हैं कह लीजिए। तो हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जब बात आती है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में तो इसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। और वैद्युत धारा हम किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन से ही इसको हम जोड़ के कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट, यानी किसी चालक तार में जितना विद्युत आवेश फ्लो करता है, जितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है टाइम के साथ, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी कह सकते हैं किसी चालक तार में वैद्युत आवेश के समय के साथ बहने की दर को, फ्लो करने की रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको हम आई से नोट करते हैं, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पर चूंकि हम Q इक्वल टू जानते हैं एन होता है, तो जो I का फॉर्मूला होगा ये भी हो जाएगा, एन अपॉन टी भी हो जाएगा। इस तरह से हम I को 2 फॉर्म में डिनोट करते हैं, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है और I इक्वल टू एन बाई टी होता है। जहाँ हम कह सकते हैं जो Q है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है और जो T है वो टाइम है, N जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और जो E है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा रहता है, बट ये नेचर माइनस कहलाता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू होती है वो I इक्वल टू क्यू बाई टी भी हम लिखते हैं और I इक्वल टू एन बाई टी भी लिखते हैं। जब बात आती है इसकी यूनिट की या इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया जाता है, किस में मापा जाता है, तो हम कहते हैं कि 1 कूलम यानी Q की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है और T की तो सेकंड होती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड भी इसकी यूनिट होती है एम्पियर की।
सॉरी इलेक्ट्रिक करंट की। और नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम कहें तो कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है वो एक्चुअली एम्पियर होती है, और एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छे से बताया था। और हम अगर बात करें कि 1 एम्पियर की वैल्यू क्या होती है, तो 1 एम्पियर को हम लिख सकते हैं 1 कूलम पर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। एक कूलम की डेफिनेशन को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में, किसी कंडक्टिंग सब्सटेंस में, किसी चालक तार में अगर 1 सेकेंड में कॉन्टिन्यू लगातार अगर 1 कूलम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, तो करंट की जो वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर के जस्ट इक्वल आती है। अच्छा, हम बात करते हैं 1 एम्पियर की जब वैल्यू 1 कूलम पर 1 सेकेंड हो जाती है, तो 1 एम्पियर एक्यूरेट वैल्यू जो होती है वो एम्पियर सर्किटल लॉ में एम्पियर ने बताया था कि दो पैरेलल वायर जो एक दूसरे से 1 मीटर के रेंज पर रखे गए हों, दो पैरेलल वायर और 1 मीटर की दूर पर रखे गए हों, यदि उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो उनके बीच अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है, तो उस वायर में फ्लो करने वाली जो करंट होगी वो 1 एम्पियर के जस्ट इक्वल आती है। अगेन हम बात करें कि दो पैरेलल वायर हों जो 1 मीटर की रेंज पर रखे गए हों, उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, यदि उन वायर के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का अगर क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, तो उसमें बहने वाली जो करंट होगी, उसमें फ्लो करने वाली जो करंट की वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर के जस्ट इक्वल आती है। अच्छा, कुछ एम्पियर और फैराडे से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं और फार्मूला भी है। अगर हम बात करें, जो फैराडे है ये भी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है, यानी 1 फैराडे की अगर बात करें तो कूलम से क्या रिलेशन है, हम जानते हैं 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है, 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है 96500 कूलम के जस्ट इक्वल होती है। अगेन हम बात करते हैं कि 1 फैराडे की वैल्यू जो होती है वो 96500 कूलम के जस्ट इक्वल होती है। इस तरह से ये भी पूछा जाता है कि 5 कूलम में कितने फैराडे होता है या फिर 5 फैराडे में कितने कूलम्स होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। 10th के स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है और 10+2 के स्टैंडर्ड में तो ये टॉपिक बृहद या बड़े ही ब्रॉड रूप में है ही है वो। अच्छा, बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमें इसको जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमी कंडक्टर, अगर हम बात करें कंडक्टर की तो इसको हम हिंदी में चालक कहते हैं, इंसुलेटर को हम कुचालक कहते हैं या अचालक कह दीजिए, कुचालक। और जब बात आती है सेमीकंडक्टर की तो इसको हम अर्धचालक बोलते हैं। इन तीनों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हम टॉपिक पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, इसको हम हिंदी में वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र में उसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं या जो कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं या जो कंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, इन तीनों को पहले समझते हैं कि कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं और सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं। कंडक्टर कहते हैं यानी कि वो सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं फ्लो के कंडीशन में, या जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, गतिमान अवस्था में रहते हैं, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे एल्यूमिनियम हो गया, फेरस हो गया, ये वाटर हो गया, ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होती है, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काइनेमेटिक कंडीशन में रहते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर जाते हैं, जिसमें हीट ट्रांसफर आसानी से होती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम, पदार्थ को हम कंडक्टर कहते हैं। जब बात आती है इंसुलेटर की तो इसका जस्ट अपोजिट है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें वुड की बात करें, लकड़ी की बात करें, पत्थर की बात करें, ऐसे सब्सटेंस जो होता है, रबर की बात करें, ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो इंसुलेटर कहलाते हैं, यानी कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए ही नहीं जाते, या कह सकते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक या मोशन के कंडीशन में नहीं होते हैं।
जब बात आती है सेमीकंडक्टर की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप 10+2 के स्टैंडर्ड में लास्ट यूनिट में सेमीकंडक्टर की पूरी टोटल एक यूनिट है जिसमें हम पढ़ेंगे। जब बात आती है यहाँ पर सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो हम कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, जिसकी चालकता चालक से कम तथा अचालक या कुचालक से ज़्यादा होती है, उसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सिलिकॉन भी, जर्मेनियम भी, आर्सेनिक भी, बिस्मथ भी, ये सब ऐसे एग्जांपल हैं जो सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं या सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, क्योंकि जो इनकी कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, इसलिए इसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा, जब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कहेंगे वो कंडक्टिंग सब्सटेंस, वो कंडक्टर जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बहती है, फ्लो करती है, तो उसके चारों ओर का वो एरिया, उसके चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक उसके इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं, जहां तक कि उसके प्रभाव को जाना जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है, देखा जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एग्जांपल अगर हम नेक्स्ट पॉइंट अच्छे से समझना हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड को देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। जब किसी मैग्नेट के चारों ओर कोई किसी मैग्नेट के चारों ओर अगर हम किसी ब्लेड को, किसी आयरन पार्टिकल को, किसी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को या फिर कंक्रीट को रख देते हैं, तो मैग्नेट क्या करता है, उसे अपनी ओर खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। बट ज़्यादा दूर रखने पर ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो कि मैग्नेट का भी एक ऐसा एरिया होता है जहां तक कि किसी आयरन सब्सटेंस को या लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को या बिट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जस्ट सेम उसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोई कंडक्टिंग वायर होता है, उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं तो उसके चारों ओर का वो एरिया जहां तक कि उसके द्वारा इफेक्ट को हम महसूस कर सकते हैं, उसके अनुभव देख सकते हैं कि हाँ भाई इसका प्रभाव है कि नहीं है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखना हो तो मैग्नेटिक एक कंपास निडल होती है, उसको लेकर के हम देख सकते हैं कि जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक निडल में डिप्लेशन होते हैं, यानी उसमें हलचल होते हैं या फिर ऑसिलेशंस, उसके जो निडल होती है वो मूव करने लगती है जहां तक, या उसमें वाइब्रेशंस होते हैं, तो हम कहते हैं वहां तक कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी वायर की। अच्छा, बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम ये कहते हैं कि इसको हम वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। ये क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती हैं, इंडिकेट करती हैं, दर्शाती हैं। फर्स्ट पॉइंट जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, बट ये होती कैसी हैं, इनका इनमें से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी डायरेक्शंस कैसी होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई दो सेम बट अपोजिट चार्जेस हैं, मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ए पॉइंट पर है, सेकेंड जो है वो बी पॉइंट पर कोई आवेश माइनस क्यू है। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है। अब अगर हम बात करें कि ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 या फिर प्लस Q और माइनस Q, इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, इसे हम प्रैक्टिकली प्रूव भी करते हैं और इसको स्ट्रक्चराइज भी करते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की लाइंस होती है वो कुछ इस डायरेक्शन में होती है, कुछ इस दिशा में होती है, कुछ इस रूप में होती है, हम कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, न कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, जो उसके सोर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जहां पर वो प्लस चार्ज माइनस चार्ज के सोर्स होते हैं, वहां पर उसकी जो संख्या होती है मैक्सिमम होती है देन अदर प्लेसेस, यानी और प्लेसेस के कंपेयर में वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो ज़्यादा होती है। और थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें तो इसके चारों ओर कुछ न्यूट्रल्स पॉइंट्स भी होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है।
अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम कहते हैं कि कूलम्ब्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं 10+2 के स्टैंडर्ड में ये इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैल्यूएशंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट भी आते हैं। हम बात करें कूलम्ब्स लॉ को, इसको हम हिंदी में कूलाम का नियम कहते हैं, कूलाम का नियम। इन्होंने बताया कि जब दो सेम बट अपोजिट चार्जेस हैं और उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है, उनका उस चार्ज से और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो उन्होंने बताया कि माना A और B दो पॉइंट्स हैं जिन पर दो चार्जेस हैं, एक प्लस Q है और दूसरा माइनस Q0 है, या प्लस माइनस दोनों कर दीजिए, Q1 या Q या Q0 कर दीजिए, या Q1 और Q2 कर दीजिए। ये दोनों जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। तो इनके बीच लगने वाला अपोजिट चार्ज होने की वजह से इनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कूलम्ब्स ने बताया कि जो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, इसकी जो वैल्यू होगी Q इंटू Q0 के जस्ट इक्वल होगी, यानी दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये प्लस माइनस हुआ, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी इसको हम कंबाइंड करते हैं तो हम Q0 अपॉन R स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद ये परपेंडिकुलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू K हो जाती है आती है। तो K की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर के जस्ट इक्वल होती है, और जो फोर्स है उसकी यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। इस तरह से कूलम्ब्स ने कूलम्ब्स लॉ में ये बताया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसकी वैल्यू उन दोनों चार्जेस से क्या होती है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के या मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम बात करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। अब यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी 4 पॉइंट का मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में कर देंगे। एक लाइन और हम लिखते हैं, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, जब ये ऊपर चला जाएगा यानी एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो ये अपॉन में हो जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 9 इंटू 10⁹ जो है इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आती है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर ये वैल्यू आती है। इस तरह से हम एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फोर्स की भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल पार्ट भी हैं जो कूलम्ब्स लॉ के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, एक 4 कूलम्ब है और एक 6 कूलम्ब है, एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम नॉर्मल सा पहले इसको सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे, 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। बाकी ये Q1 की वैल्यू होगी, ये Q2 की वैल्यू होगी, डिस्टेंस हो ही गया। तो हम F = कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 9 इंटू 10⁻, हम 9 लिख सकते हैं। Q1 की वैल्यू 4 है, Q2 की वैल्यू 6 है, अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो F की वैल्यू होगी वो फाइंड हो जाएगी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
ये रहा कुलम्स लॉ के बारे में, और न्यूमेरिकल पार्ट जो हैं वो कुलम्स लॉ से भी रिलेटेड, एफ की वैल्यू से भी आते हैं, या 1/4πε0 की वैल्यू अगर आप जानते हो तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी डायरेक्ट हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में क्या रिलेशन होता है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट जो होता है म्यू नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, उसको लेकर के क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको कवर करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।